सामने फंसो ना, जब ठोकू तो। जब उसकी इलाज बांध दो, उसको नौकरी निकाल लो उसकी। आपका मेरे को याद है एक तकिया कलाम है, काम नहीं करता FIR दर्ज करा दो उसके खिलाफ। फिर मैंने वही नीति अपनाई, जो फंसे उसको रगड़ दो पूरा, जो कुछ भी नहीं करते निठल्ले वो बाबे बढ़ जाते हैं। आमतौर पर डीसी तो काले चश्मे लगाकर काली उसमें, डीसी को तो देखे थे कि लोगों को सदियां हो जाती। अफसर को इतना लताड़ूंगा कि शर्म नहीं आती। ये नंबर फोन पर काम करा के बताना मेरे को। कई बार ऐसा तो होता है आपके नाम के पैसे मांग रहे। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। मेरे को याद है एक डिप्टी कमिश्नर थे यहाँ पे, उनके जो पर्सनल PSO थे वो गड़बड़ कर गए थे। एक दिन मेरा हाईएस्ट रिकॉर्ड था 1 घंटा 40 मिनट बीबी से बात करने का। जनरली होता नहीं, वो भी लेक पे थी, वो चंडीगढ़ से बात करी थी, तो वो बल्कि उसने कहा भी कि आपके यार दोस्त देखते हैं उनको बता देना सुबह सुबह 5 बजे वो सोचती किससे बात कर रही है। मेरा पहले से ही डिसीजन था कि मैं हाउस वाइफ हूँ, हम 4 भाई हैं। तो आपने कभी फिर FIR करवाई आज तक किसी के नाम, वैसे काम चल जाता है? FIR भी हम इस हिसाब से करेंगे कि फ्राइडे को FIR करेंगे, सैटरडे को चुपचाप घर से उठा के लाएंगे, 2 दिन जेल में रहेगा। ये ऑपरेटर भी बदमाश है, ऑपरेटर ये कलर कोयल ये बदमाश है। कभी कोई ऐसा भी पानीपत में जैसे आप काम कर रहे हैं, कोई आपसे दुखी होकर ट्रांसफर करा गया हो, यार मैंने नहीं काम करना? साहब जी वाले इसी में बैठे हैं, इन बदमाशों को क्या जरूरत है, इस काले शीशे में बैठे हुए हैं, तो ब्लैकमेलर इस टाइप की बात निकलती थी। और कभी कोई उल्टा काम कराने के लिए ये नीचे से ये मेरा काम करते जो भी आते होंगे? एक बंदा आया था दिवाली पे फोन लेकर, नहीं तो बोला जी फोन है, मैंने DC उसको भी दिया, फलाने DC को दिया उसको। कई बार ऐसा होता है कोई आपके दिमाग में, यार आज मैंने सारा दिन में कोई काम किया लेकिन ये काम मेरे से गलत हो गया। जवानी में तो हो जाता था कि भाई लगाओ इसको चाटा मारो, अब नहीं होता। और मैंने अपने आप से एक कमिटमेंट है मेरी कि भाई जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए पैसा नहीं लेना। तो पता चल जाता है अफसर का, ये पैसे लेता है, ये पैसे नहीं। इवन मैंने अपने अफसरों का पता नीचे, ये पैसे लेते हैं ये नहीं लेते हैं। आज मेरे साथ रहेंगे पानीपत के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह दहिया। सर स्वागत है आपका जी। थैंक यू कुलवंत जी, और धन्यवाद आपका जी। सर शुरुआत ही मैं यहीं से करूँगा कि एक डिप्टी कमिश्नर के ऊपर आप जिस जॉब में हैं बड़ी जिम्मेवारी रहती है, इस जिम्मेवारी को कैसे बखूबी निभाते हैं आप लोग? देखो ऐसा है, जब आप पे जिम्मेवारी आती है, भगवान जिम्मेवारी डालता है, तो वैसे ही आप में एक शक्ति का संचार भी होता है जिम्मेवारियों को वहन करने का। अभी इसके बाद मेरा कोर्ट है, कोर्ट के बाद फिर मेरी सेशन जज साहब के साथ मीटिंग है, फिर CM के साथ एक VC है 3 बजे। मतलब शेड्यूल टाइट रहता है कि उस हिसाब से चलता, तो पता ही नहीं चलता। एक बार जैसे घर से बाहर निकल गए सुबह, उसके बाद मीटिंग्स हैं, उसके बाद पता ही नहीं चलता। और ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि शहर के लिए क्या किया, क्योंकि जब भी मेरा ट्रांसफ़र होगा तो मेरे से पूछा जाएगा पानीपत के लिए आपने क्या किया। तो जैसे मैं पानीपत आया था तो मैंने अपनी कुछ बातें आपको कही थी, जैसे अभी फ्लड की हमारा ऑपरेशन चल रहा है, पर मैंने जो कुछ बातें जो पानीपत शहर के लिए कहा था, एक तो मैंने ये कहा था कि कट पानीपत के पुल में खुलने चाहिए जी। 2 मैंने खुलवा दिए हैं, 2 और खुलवाने थे मैंने चढ़ने के लिए दिल्ली के लिए। तो जो ये आपकी हनु स्वीट्स है और काबड़ी रोड है, तो हनु स्वीट्स पे मैं यदि कट खोलता हूँ तो 13-17 का चौक जाम होता है जी। तो इसलिए इस कट को नहीं खुलाएंगे। तो फिर मैंने बंद किया, ड्रॉप किया आइडिया। फिर मेरे को किसी ने आइडिया है कि चढ़ने का तो करा दो काबड़ी रोड से। तो अब वो कट वाइबिलिटी उनकी आ गई, अब टीम उनकी आ रही है, तो 3 महीने के अंदर अंदर हम कट का टेंडर लगवा देंगे। और रोड की वाइडनिंग का आपने पता है कि काम चल पड़ा है, निगम ने मना किया, तो फिर मैंने माननीय विधायक जी प्रमोद विज की सेवाएं ली, वो भी बड़े कर्मठ विधायक हैं। तो उन्होंने CM के पास, वहाँ चंडीगढ़ ही थे, तो CM साहब के पास वो गए और उन्होंने कहा कि जी मेरे को अनुमति दी जाए कि मैं अपने फंड से 2 करोड़ रुपए 2 करोड़ 14 लाख दे दूं, ताकि बिजली की शिफ्टिंग हो जाए। पोल की शिफ्टिंग होनी थी, यूटिलिटीज की शिफ्टिंग होनी थी। तो निगम के एरिया में था, निगम कर नहीं रहा था। फिर अल्टीमेटली CM साहब के यहाँ से डायरेक्शन आई कि भाई निगम शिफ्ट कराएगा, निगम पैसे देगा। अब शिफ्टिंग चल पड़ी है, तो रोड की वाइडनिंग जो 22 करोड़ में होगी, तो रोड ये दोनों साइड में 9 फीट से लेकर नहीं और 18 फीट तक चौड़ी हो जाएगी। तो उसमें हम स्कूटर जो आपके ऑटो रिक्शा है उसकी एक लेन बनाएंगे। ऑटो रिक्शा ये नहीं कि दौड़ेंगे 3-3 लेन पे, अपनी एक लेन बना देंगे, उनकी उस लेन से बाहर जाएंगे तो इम्पाउंड करेंगे ऑटो रिक्शा का। दूसरा, शहर में हमने जितने भी वाहन थे ऑटो रिक्शा थे जो ओवर एज हो चुके हैं, उनको हमने इम्पाउंड करा लिया है। थोड़ी सी पुलिस को प्रॉब्लम आ रही थी,
अब हमने एक जैसे पिकअप वैन होती है, पिकअप करने के लिए व्हीकल्स के लिए उनके ऑर्डर दिए, एक खराब पड़ी थी उसको ठीक करने के लिए दे चुके हैं हम पार्किंग के पैसे से। तो आ जाएगी तो सारी गाड़ियां पार्किंग में होगी, नहीं तो हम टो कर लेंगे। फिर प्रॉब्लम समस्या ये थी कि पार्किंग टो करके लेके कहाँ जाए। तो एक तो हुडा की HSVP की जो लैंड है उसमें हम पार्किंग निगम बना रहा है 5 एकड़ में, और एक हम इधर शुगर मिल का एरिया है, पुरानी शुगर मिल, उसके एरिया में हम पार्किंग पुलिस को प्रोवाइड कर रहे हैं। सर आपको लगता है कि मतलब काम छोटे छोटे हैं, काम कोई करना नहीं चाह रहा, जैसे आप लोग, आपका मेरे को याद है एक तकिया कलाम है, काम नहीं करता FIR दर्ज करा दो उसके खिलाफ, और FIR दर्ज कहते ही वो काम शुरू हो जाते हैं। देखो ऐसा है, मैं अब जैसे माइनिंग का था कि मेरे को शिकायत आती है अफसर की नालायकी है। अभी कल मैंने 7 ग्राम सचिव सस्पेंड किए, मैं मीटिंग होल्ड कर रहा हूँ, 12 बजे का टाइम दिया, 12:15 बजे मैं मीटिंग में आया हूँ, वो हाजिर नहीं है। ग्राम सचिव मतलब लोएस्ट रंग ऑफ द लैडर है हायरार्की में, और वही टाइम पे नहीं आ रहा। सरपंच आ रहे हैं, सरपंचों के साथ हमारा एक समन्वय मीटिंग थी सेक्रेटरियों के साथ कि भाई सेक्रेटरी सरपंच की मदद करे। सरपंच गांव का मौजूद और गांव का मुखिया है, जो भी काम हो रहे, अभी तो ये थे ना जिला परिषद के काम हो रहे, सरपंच चेक नहीं कर सकता, तो मैं ये कहा कि सरपंच चेक करे, उसके गाँव में काम हो रहे हैं, गाँव का मुखिया तो देखे कि कहीं करप्शन तो नहीं हो रहा। और FIR का क्या है कि जो मैं आपको बताता हूँ, FIR एक ऐसा यंत्र है, शस्त्र कह लो, अस्त्र कह लो, जिसमें अफसर की जो FIR होती है ना, तो अरेस्ट का भी भय रहता है। जैसे FIR हुई तो आपने बेल, एंटीसिपेटरी बेल जब होगी जब आप अरेस्ट हो गए, एंटीसिपेटरी बेल के लिए जाओगे, लोअर कोर्ट में गए नहीं हुई, हाई कोर्ट में गई नहीं हुई, तो अल्टीमेटली यू आर इन fear to be arrested by the police at any time because you have not the anticipatory bail or bail। तो उसका एक बहुत बड़ा अफसर के लिए बहुत बड़ा वो रहता है। और आज की युग में क्या है कि आप ये देखो, ये सब हम अपने काम जिम्मेवारी से करें, हर आदमी बड़ा काम करे, तो सिपाही खड़े होने की जरूरत नहीं है, लाइट है नहीं है, अब देखा सिपाही नहीं है, हेलमेट के बिना निकल गए, कांस्टेबल नहीं है, तो हर एक आदमी अपनी, हम क्या सोचते हैं सफाई के मामले सोचते हैं निगम करेगा, हमारा भी अपना कर्तव्य बढ़ता है कि हम अपना कूड़ा घर से बाहर ना निकालें, उसको रखेंगे, हम निगम ये करेगा, पिकअप कर लेंगे उसको और उसको निस्तारण का तरीका ढूंढ लेंगे। पर ये नहीं, अब ये देखो, मैंने अब गांव में कहा है कि जितने भी पॉलीथीन है गांव में, आप जाओ गांव में पॉलीथीन बहुत मिलेंगे, मैंने ग्राम सचिवों की ड्यूटी लगाई है कि भाई आप उनको इकट्ठा करें, और हम एक समालका में कारखाना लगा रहे हैं जिसमें हम दाना बनाएंगे प्लास्टिक का, तो वो हम प्लास्टिक ही परचेज करेंगे, आगे से पानीपत में प्लास्टिक की समस्या नहीं रहने देंगे, नॉट निगम में भी और गांव में भी। तो कारखाना टेंडर हो गए हैं, मशीनें आ जाएंगी, तो हम दाना, प्लास्टिक का दाना बनाने लग जाएंगे, तो प्लास्टिक परचेज करेंगे, दाने को बेचेंगे। तो आपने कभी फिर FIR करवाई आज तक किसी के नाम, वैसे काम चल जाता है? देखो ऐसा है, FIR कराई भी है 2 के नाम। अब जैसे TDI वाले थे, इनके कईयों की FIR करी भी है, इवन आपने देखा होगा कि मंत्री जी ने भी FIR कराई है, और आपने देखा कि FIR के वजह से ही 9 करोड़ रुपए उन लोगों को मिल गए थे, अदरवाइज ये M3M वाले पैसे कहाँ मिलते। तो FIR का ही वजह था कि भाई उठा, और FIR भी हम इस हिसाब से करेंगे कि फ्राइडे को FIR करेंगे, सैटरडे को चुपचाप घर से उठा के लाएंगे, 2 दिन जेल में रहेगा। देखो इज्जतदार आदमी के लिए FIR 1 दिन भी जेल में रह जाए तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। और आज के दिन भय के बिन परीत नहीं है, प्रशासन में आपने काम कराना है। जब मैं अपना काम, मैं कहीं ड्यूटी में कोताही नहीं बरतता, जब मैं अपना काम ठीक ठाक करता हूँ तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ दूसरे भी काम ठीक ठाक करेंगे। जब मैं गरीब की सुनना चाहता हूँ, अपना नंबर दे रखा है, आपको पता मैंने कि कोई मोबाइल पे शिकायत कर दो, आती भी शिकायतें, काम भी होते हैं लोगों के, आज भी 4-5 शिकायतें हैं जो मैंने भेज रखे निगम को और अपने PA को। तो मैं इस मंच के माध्यम से कहता हूँ कि मेरे को कोई भी मैसेज कर सकता, तो मेरा मोबाइल है 9872603090। किसी की इस मंच के माध्यम से कहूँगा, पानी पीने किसी को भी समस्या है कि रात को कोई सिक्योरिटी का खतरा है, किसी को और खतरा है, कोई आदमी गरीब है, दुखी है, दबा रखा है, उसकी कोई सुनता नहीं, वो मेरे को एक व्हाट्सएप मैसेज तो भेज सकता है कि जी मेरे साथ ये हो रही है, उसका रिस्पांस जरूर आएगा, मेरा बंदा फोन भी करेगा उसको, पर मैं उसमें ये कहूँ अपना नाम, पता और अपना नंबर जरूर भेजें।
4 दिन तंग नहीं हो जाते जी व्हाट्सएप? नहीं, वो भेजना ही होता। मैंने बंदे की ड्यूटी लगा रखी, आप 5 भेज के देखो, मैं आपके पास फोन आएंगे। मैंने अपना स्टाफ रख रखा है, मैंने तो फॉरवर्ड करना, मैं इसीलिए कह रहा हूँ नाम और अपना नंबर जरूर दें शिकायत के साथ, ताकि मैं अपने पीए को भेज के फॉरवर्ड करने में टाइम नहीं लगता। जब मीटिंग में बैठा हूँ और उसको प्लीज कॉल इन और सी प्रॉब्लम सुनो। इतनी सिरदर्दी क्यों लेते हैं? देखो ऐसा है, मैं ये मानता हूँ कि यदि 30 लाख आदमी है, वो शाम को ये मान के सुने कि डीसी से हम रात को भी बात कर सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं, वो हमारे को एक वो आपने 3 इडियट्स में था ना, जागते रहो ऑल इज वेल, वो बताता ऑल इज वेल का मतलब बोला, वो कहते हैं ना जैसे रात को कहता है जागते रहो चौकीदार, तो हिम्मत से बंदी रहती है कि कोई है। यदि शहर में आपको ये पता है कि आपके साथ जाती है हो रही है, तो आप एक डीसी तो मिलता नहीं, डीसी नहीं मिलता, पर डीसी को यदि मैसेज पहुंच जाए, डीसी आपका ओके कर दे कि नोटेड जी, और फिर फोन आ जाए, तो आपकी सुनी तो गई ना। यदि 30 लाख आदमी रात को ये सोए कि डीसी से हमारी सीधी हम फोन पे मैसेज कर सकते हैं, हमारे साथ कोई जाती नहीं होगी, ये छोटी बात तो नहीं है। आमतौर पर डीसी तो काले चश्मे लगाकर काली उसमें, डीसी को तो देखे थे कि लोगों को सदियां हो जाती तो थी। मैं यही है, मैंने अपना नंबर क्यों शेयर किया है, तो आप भी कर सकते हैं, इसलिए नंबर शेयर किया है। मैं दोबारा फिर रिपीट 9872603090। ये इसलिए मैं, पर उसमें मैं कहता हूँ फोन ना करें, फोन मैं सुन नहीं पाऊंगा इतने, क्योंकि जो आदमी फोन करता है ना, वो मैं नंबर भी ब्लॉक कर देता हूँ। जो आदमी फोन करता है ना, तंग करता है, जब बता रखा है भाई एसएमएस करो, आपको फोन ना आए, आपकी ना सुनी जाए, जब आप फोन कर सकते हो जी आपको मैसेज दिया था और बंदे ने फोन भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, एक बार मैसेज करके भेजो जी दोबारा से कि आपका कोई मैसेज नहीं आया जी, फिर मैं ही कॉल कर लूंगा और उनको धमका भी दूं। मेरे को कॉल करना इजी है, अब अनजान नंबर फोन उठाना भी बहुत मुश्किल काम है। मेरे इसमें टोटल फोन में 2700 कॉन्टेक्ट है, आपका नंबर फीड है तो मैं उठा लूंगा, 2700 कॉन्टेक्ट को भी हैंडल करना बहुत मुश्किल काम है जी जी। और उसके ऊपर आप पूरे शहर का फोन उठाने लग जाओ तो आप नहीं उठा पाओगे, फिर वही हो जाएगा सिस्टम में, फिर मैं किसी ये नंबर पीए को दे दूंगा, अब ये नंबर मेरे पास है तो समस्या आएगी, तो मेरे को दिख जाता है, मीटिंग में बैठा हूं मैं देख लेता हूँ मोबाइल खोल के। और ये कोई बढ़िया काम नहीं है। यदि आप, ऐसा है, 2 बातें होती है, एक साधन होता है, एक साधक होता है। काम साधक ने करना, भगवान ने करना है, हम तो साधन बने हुए हैं। तो जब भगवान आपको साधन बनाता तो एक अच्छा साधन बनो, लोगों की मदद करो, दुखी की मतलब दुआएं लो, किसी का भला हो सकता तो भला करो, कोई ऐसा काम ना करो, ऐसा वो ना करो कि आपकी आत्मा खुद आपसे ही शर्मिंदा हो जाए। जिसे को कहते हैं ना, अपनी निगाहों से आदमी गिर जाए तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो जिंदगी में आप काम ऐसा करो कि अपनी निगाहों से ना गिरो, और उस जाना सब ने है इस दुनिया से, तो जाते हुए ये हो कि जब जाएं तो उस रब से भी आंख मिलाकर बात कर सकें कि हमने कोई माड़ा काम तो नहीं किया था। तो आपकी टीम फिर प्रॉपर आपके साथ रहती है? कहीं तो दुखी हो जाते होंगे यार, ये तो नहीं, मेरे से ऐसा है ना, मैं देखो, मैं कहते हैं ना, डोंट इनवाइट ट्रबल टिल ट्रबल यू। मैं कभी किसी को ट्रबल नहीं करता। हाँ, जब सिस्टम को सेट करना होता, जब सिस्टम ही गलत हो रहा हो तो उसको सेट करने के लिए फिर तो एक्शन तो लेना पड़ेगा, वो हो जाता है। उसमें कोई बुरा मानने तो बात दूसरी है। अब आपके यहाँ पे कोई भेड़िया आ जाए बच्चे को लेने, तो आप भेड़िया का क्या करोगे? बच्चे को दे दोगे? भेड़िया का ही कुछ ना कुछ करोगे ना। यदि कोई कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी आम आदमी को तंग कर रहा है, पैसे मांग रहा है, किस बात के पैसे? तनख्वाह तो मिल रही है उसको। तो मैं तो करप्शन के बहुत अगेंस्ट हूँ कि भाई तहसील में जाए, कोई पैसे मांगे तो मैं बैठा हूँ ऊपर, एक मैसेज भेज दें कि तहसीलदार पैसे मांग रहा है। मैं तो इस मंच के माध्यम से ये भी कहूंगा कि कोई पैसे मांगता है, मेरे को आके मैसेज ही भेज दो कि जी ये अफसर इतने पैसे मांग रहा है, मैसेज भेज दो, मैं तो उसमें भी कार्रवाई कर लूंगा। अफसर को इतना लताड़ूंगा कि शर्म नहीं आती। ये नंबर फोन पर काम करा के बताना मेरे को, फिर मैं इंटरव्यू फोन भी कर लूँ, उस आदमी से पूछ भी ले, काम हो गया, फिर ही हो गया। पता नहीं लोग क्यों पैसे देते हैं। वो लोगों को तंग या हरासमेंट इतना कर दिया जाता है। देखो, मैं जब ये कह रहा हूँ कि जब मैं बैठा हूँ, मैंने अपना नंबर शेयर कर दिया, मैं फिर शेयर कर रहा हूँ 9872603090। जब मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, आप मैसेज कर सकते, आप तहसील में आए हो, मैं ऊपर बैठा हूँ, आपने मैसेज कर दिया कि जी तहसीलदार पैसे मांग रहा है, मैं आपको कहता हूँ कि आप मेरे ऑफिस आ जाओ। तहसीलदार को बुलाया, पैसे क्यों मांग रहा है, रजिस्ट्री करके बता। चलो, मैं तहसीलदार को फांसी तो नहीं तोड़ सकता, चार्जशीट को ना, छोटी छोटी बात हो, आपका काम तो हो जाएगा ना। काम हो जाएगा।
नहीं हो गया दोबारा एक मैसेज फिर कर दो जी तहसीलदार आपके आगे तो वहाँ भर गया, आप मना कर रहा है, फिर मैं तहसीलदार का जो इलाज करूँगा वो करूँगा। मतलब किस बात का पैसा, काम लोगों को करने हैं। जितना छोटा अफसर होता है, कर्मचारी होता है, वो उतना ही खतरनाक होता है। आते हैं आपके पास मैसेज ऐसे? लोग पेश हो जाते हैं कई बार कि जी पैसे मांग रहे हैं, तो उनका काम बुला लेता हूँ तहसीलदार को। मतलब बड़े लेवल के मांगते, छोटे लेवल के? छोटे लेवल भी मांग लेते हैं तहसीलदार के नाम से, कई बार अर्जी न्यूज मांग लेते हैं, कई बार ये ऑपरेटर भी बदमाश हैं, ऑपरेटर हुए, ये कलर हुए, ये बदमाश है इंडिया नेक्स्ट। कई बार ऐसा तो होता है आपके नाम के पैसे मांग रहे हैं? नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। मेरे को याद है एक डिप्टी कमिश्नर थे यहाँ पे, उनके जो पर्सनल पीएसओ थे वो गड़बड़ कर गए थे। देखो ऐसा है, मैं ऐसा कोई काम ही नहीं करता जिसमें पैसे चले, और मैं फाइल रोकता नहीं, या तो मैं फाइल मैं डाक रोज की रोज निकाल देता हूँ। दूसरा ना मैं आर्म लाइसेंस बनाता, ऐसा कोई काम ही नहीं करता जिसमें कोई पैसा ले जाए। रूटीन की फाइलें होती है मेरे पास, डीसी के पास, तो डीसी तो कंट्रोल करता है सिस्टम को, सबको, सारे ऑफिसर्स को। डीसी के पास अपनी कोई फाइल ऐसी नहीं होती सिवाय आर्म लाइसेंस के, वो मैं बढ़ाता ही नहीं। हाँ, जैसे कोई आदमी आ जाए जी लेके पैसे कि जी मेरा है ये पर्सनल, वो बनवा ले तो वो हो जाता है पर्सनल कह दे। मैं ऐसा कोई काम ही नहीं मेरे पास, ना मैं रखता कभी, और ना कोई लेने की हिम्मत। यदि कोई लेता और मेरे को पता चल जाए तो पैसे भी निकलवाऊंगा, निकलवाए भी थे मैंने किसी के, और एफआईआर भी दर्ज कराऊंगा। अच्छा सर, क्योंकि शेड्यूल आपका इतना बिजी रहता है सुबह से लेकर शाम तक, मोबाइल पे भी आपकी ज़्यादा तो वीसी में बिजी, मीटिंग में ज़्यादा टाइम निकल, सुबह का क्या शेड्यूल रहता है? कितने बजे उठते हैं और कितने बजे रात को फिर पैकअप करके सो जाते हैं? देखो, सुबह मैं उठ जाता हूँ 5 बजे, 5:15 पे मैं सैर पे निकल जाता हूँ, और 7:15 बजे 2 घंटे सैर करता हूँ। यदि मेरे मोबाइल में भी देखोगे तो 10 किलोमीटर से ज़्यादा की सैर हो चुकी है मेरी सुबह की। उसके बाद मैं 7:15 बजे घर पे आया तो टबाटा करता हूँ, 12 मिनट के एब्स होते हैं। उसके बाद कपाल भारती, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, ओम का उच्चारण। फिर मेरा योगा टीचर आ जाता है 8 बजे, 8 से 9 योगा, 9 बजे मैं अपने नहा धो के 10 बजे इधर। उसके बाद 6 बजे से फिर मैं 6:30 बजे से शुरू कर देता हूँ, 6:30 से 7 साइकिल, 7 बजे से 8 बजे तक सैर, 8 से 8:30 साइड्स, वो लेके डंबल लेके दोनों हाथों से पाइप लेके नहीं साइड्स करना है। उसके बाद वो ट्रेनर आ जाता है मेरा, तो 2 बॉडी पार्ट करता हूँ 9:30 बजे, 10 बजे मैं सो जाता हूँ। थकावट नहीं होती? बस वो नींद फिर अच्छी आती है ना, 10 से 5 बजे पता ही नहीं चलता। खाने में क्या डाइट लेते हैं? खाने में सुबह जैसे स्प्राउट्स ले लिए, प्रोटीन शेक ले लिया, या फ्रूट ले लिए। दोपहर को लंच है यही करता हूँ, जौ की रोटी, 4 रोटियाँ, दाल दही सब्जी, बस। उसके बाद फिर ब्लैक कॉफ़ी ले ली या ले ली, रात को कुछ नहीं खाता। चेहरे का ग्लो यही है, कारण यही है? नहीं मतलब जैसे सारा दिन बिजी रहने के बाद भी अगर चेहरे पे ऐसी चमक रहे तो वाकई मतलब कुछ हो रहा है अंदर से, जो चीज़ जो है। नहीं, मैं खुश रहता हूँ अंदर, मैं दुखी नहीं रहता, ना बोझ रखता सिर पे, हमेशा खुश रहता हूँ अंदर। मतलब पॉजिटिव भावनाएं रहती है, वाइब्स भी पॉजिटिव। मैं साथ बैठोगे आपको लगेगा कि ये नहीं, मैं जब आपसे बात करता हूँ कुछ ना कुछ सीख के आता हूँ, तो ऑब्जर्व करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, तो पॉजिटिव वाइब्स आते हैं। जो आदमी पॉजिटिव हो ना, उसकी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। और जो आदमी दुखी रहे ना, वो दुखी दुखी बातें करता, तो आप ये कहाँ बैठा ले, किसके साथ कर रहे हैं। तो खुश रहो, भगवान ने आपको बना रखा है, उसको काम तो करना है। What cannot be cured must be endured। गले में पड़ा ढोल बजाना पड़ता है, तो या तो खुशी से बजा लो या रोते पीटे, बजाना तो है ही ना, तो खुशी से बजा लो। अब खाना एक दिन अच्छा ना मिले, आप कहो यार ये खाना क्या था, यार खाने को कभी नहीं, जैसा भी मिल गया चलो, मिल तो गया। लोगों को मिलता भी नहीं कई बार। अच्छा, घर पे मतलब नॉर्मल हो जाते जाके कि घर पे कोई मतलब ये ऐसे स्ट्रिक्ट रहते हो फैमिली के साथ आके? नहीं, मैं ऐसा है कि फैमिली के साथ, मतलब अभी जैसे मैं सुबह सैर करता हूँ तो एक दिन मेरा हाईएस्ट रिकॉर्ड था 1 घंटा 40 मिनट बीबी से बात करने का। जनरली होता नहीं, वो भी लेक पे थी, वो चंडीगढ़ से बात करी थी, तो वो बल्कि उसने कहा भी कि
कि आपके यार दोस्त देखते हैं, उनको बता देना सुबह सुबह 5 बजे वो सोचती किससे बात कर रही है। 5 बजे में बात, हमारा हाईएस्ट रिकॉर्ड है मेरे ख्याल मियाँ बीबी का 1 घंटा 44 मिनट। ठीक ठीक। तो मियाँ बीबी के 1 घंटा 44 मिनट तो बात होती नहीं करते जी, 5 मिनट में हो जाता। नहीं, हमारी 1 घंटा 44 मिनट बात होती है। मतलब 1 घंटा तो नॉर्मल बात हो ही जाती है सुबह सुबह, दिन में नहीं होती है। वो दिन में नहीं करेगी कि बिजी है। सुबह 5 बजे के बाद 105 में आ गया, वो भी 105 शहर पे होती है, तो 1 घंटा मेरी शहर, फिर वो योगा कर लेती कई बार, तो फिर वो रख देती, फिर मेरा योगा स्टार्ट हो जाता, फिर मैं नहीं कर सकता। शहर के दौरान वो 2 घंटे, सुबह मेरे 2 घंटे फ्री होते हैं। यदि मेरे को कोई रात को 10 बजे के बाद फोन करे तो मैं सुबह उसको 5 बजे उठ के फोन करता हूँ। नहीं, 1 घंटा 40 मिनट की क्या बात हुई ऐसी कि 1 घंटा 40 मिनट लगे ही रहे? भाई ऐसा है कि घर की बात होगी, बच्चों की बात होगी, फिर अपनी बात होगी, पुरानी बातें होगी, फिर चर्चा और बातों पे भी होगी, घर बनाने पे भी होगी, तो 1 घंटा पता ही नहीं चला। शहर में पता नहीं चलता। मैं आपसे ही बात करूं, जैसे आप सुबह बात करोगे हो जाए, आपको आधे घंटा पौन घंटा हो जाए, पता ही नहीं चलता। शहर में बात करते हुए पता नहीं चलता। अच्छा, मैम भी हाउस वाइफ हैं, मतलब वो भी किसी जॉब? हाउस वाइफ है। घर पे रहते हैं? हाँ, घर पे रहते हैं, घर को सजाते संवारते हैं। मेरा पहले से ही डिसीजन था कि मैं हाउस वाइफ लूँ। हम 4 भाई हैं, 2 की वाइफ तो लेक्चरर थी, एक तो यही आपके ST कॉलेज में थी इकोनॉमिक्स की, एक GVM कॉलेज सोनीपत में थी, और एक की वाइफ ADJ, उसका छोटे वाला, उसकी वाइफ डॉक्टर है, HCMS है हरियाणा सरकार में। पर मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था मैंने हाउस वाइफ लेनी है। घर हाउस वाइफ से ही चलता है। घर को चलाना भी एक कला है। क्या खाना है, क्या कपड़े पहनने हैं, प्रेस करनी है, वो होते। अब तो मैं चलो यहाँ हूँ, अदरवाइज घर पे बीवी का रहना बहुत जरूरी है। घर उसी से बनता है। सर्वेंट रहोगे बिना तो सफाई नहीं हो पाएगी घर में। बीवी कोने कोने में जाके सफाई कराती है, किचन की सफाई कराती है, किचन सड़ जाए उससे बीमारी होती। तो थोड़े से लालच के लिए, लालच ही है। और फिर दूसरा ये भी था कि भाई मैं इतना कमाऊं। ए सक्सेसफुल हस्बैंड इज दैट हिज वाइफ इज अनएबल टू स्पेंड। तो जिंदगी में ये था कि भाई वैसे भी जो बीवी है वो अच्छे घर से है, तो उसको वैसे पीछे से भी कमी नहीं थी कोई। तो अरेंज मैरिज थी आपकी? अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज में आपने ये शर्त रखी थी कि मैं तो हाउस वाइफ चाहिए, मुझको काम नहीं करवाना। मैंने काम नहीं कराना। तो मैम ने भी कभी नहीं कहा कि मैं मतलब? नहीं, उन्होंने भी नहीं कहा। अब तो देखो उनका अब तो कोई बात ही नहीं है। मतलब सी इज हैप्पी, सी इज गोल्फर, मेरी की तरह गोल्फर है। जब वहाँ था मैं तो इकट्ठे गोल्फ खेल लेते थे। तो बच्चे क्या करते हैं सर आपके? बेटा हाई कोर्ट में प्रैक्टिसिंग लॉयर है, बिटिया ने लॉ कर ली, इस साल LLM करने जा रही है क्वींस मैरी कॉलेज यूके में। यूपी में? हाँ, एडमिशन हो गया उसका। सेट है मतलब? हाँ, बच्चे सेट। आप भी अपनी लाइफ में मतलब जिस जॉब में बिल्कुल सेट है? मैं खुश हूँ लाइफ में। भगवान ने सब कुछ दिया है, कोई किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, कोई भगवान से शिकायत भी नहीं है किसी चीज़ की। तो आप डिप्टी कमिश्नर जैसे अभी पानीपत में हैं, पहले जिस जॉब में रहे, जिस ओहदे में रहे, वहाँ भी यही स्टाइल था काम करने का? हाँ, मैं इससे पहले एजुकेशन में था, उससे पहले डायरेक्टर स्टेट ट्रांसपोर्ट था, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर भी रहा। हाँ, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर में मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम आई। मैं सब कुछ ठीक बनाने लग गया, सारे RTAs को। मेरे को ये भी पता चल गया था ये RT इतने पैसे खाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। उसमें मेरा स्ट्रेस हुआ, मेरी शुगर बढ़ी। फिर मैंने अपनी शुगर वापस नॉर्मल करी और स्ट्रेस छोड़ा कि सबको कैसे तो ईमानदार बना देगा। तो फिर मैंने मेरे बाद पुलिस के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर आए, ढिल्लों साहब। तो ढिल्लों साहब कोई परवाह नहीं करते थे कोई पैसा। वो कहते जब सामने फंसो ना, जब ठोकू तो, जब उसकी इलाज बांध दो, उसको नौकरी निकाल लो उसकी, वैसे ही पचो ना पड़ो। उसके बाद मैं फिर दोबारा ट्रांसपोर्ट कमिश्नर लग गया। फिर मैंने वही नीति अपनाई, जो फंसे उसको रगड़ दो पूरा। तो उससे मतलब टेंशन उस टाइम जरूर आई थी, अदरवाइज मैं कभी नौकरी में टेंशन नहीं आई। नौकरी मेरी बहुत बढ़िया कटी। मतलब पंचकुला में 5 साल में SDM पंचकुला रहा। मेरे फादर इन लॉ मंत्री थे इन्हें लोग उस सरकार में। फिर कांग्रेस आई, उन्होंने भी वहीं रख दिया। उसके बाद मैं PhD करने बाहर चला गया, डॉक्टर इसीलिए हूँ। PhD बाहर से की, पंजाब यूनिवर्सिटी थी, और एक गाइड UK से था। उसके बाद वापस आया तो 5 साल मंडी बोर्ड में रहा, फिर 3.5 साल एजुकेशन में रहा। उसके बाद 5.5 साल ट्रांसपोर्ट में रहा, और फिर ट्रांसपोर्ट से एजुकेशन में रहा। अभी दोबारा फिर जब मैं पानीपत आया, और पानीपत भी आज देखो 2 साल 1 महीना हो गया, और मैं कहीं कोई कंट्रोवर्सी में नहीं हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं।
कंट्रोवर्सी होती है तो वो आ जाती है ऊपर ही। और क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है, जब ऐसी कंट्रोवर्सी है तो सबसे पहले आपके ट्रांसफ़र के ऑर्डर होते हैं यहाँ से। हाँ, नेचुरली होंगे। यदि आप ठीक हो, काम ठीक कर रहे हो, आप ट्रांसपेरेंट हो, आप अपराइट हो, तो कोई नहीं करता ट्रांसफ़र आपका। मेरे लंबे ट्रांसफ़र इसलिए नहीं रहे हैं कि मैं अपनी मर्जी से चला जाता हूँ कि बहुत हो गया। जैसे ट्रांसपोर्ट में 5.5 साल हो गए, देन आई मेड ए रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट दैट आई शुड बी शिफ्टेड। मैं टेक्निकल हो गया। ब्यूरोक्रेट्स तो यही होते हैं ना कि हर डिपार्टमेंट का नॉलेज होता है। अब 5.5 साल एजुकेशन ट्रांसपोर्ट में रहोगे तो ट्रांसपोर्ट की बात रहेंगी ना। जबकि मैंने 2500 बसें मेरे टाइम में ही आई थी। ये इलेक्ट्रिक बसें जो आप देख रहे हो पानीपत में, ये मेरे टाइम में ही आई थी। अभी पानीपत की बसें भी आ जाएंगी, बाकी 50 बसें हैं पानीपत की, वो भी आ जाएंगी, क्योंकि इनका चार्जिंग स्टेशन नहीं बने थे अभी। तो अब वो टीम आ रही है, वो चार्जिंग स्टेशन बना के यहाँ पे बसें 50 चलने लग जाएंगी। अच्छा, अभी आप जिक्र कर रहे थे कि स्ट्रेस बढ़ने लग गया, शुगर बढ़ गया, फिर वो लोग ठीक नहीं हुए, मतलब आपने छोड़ ही दिया था यार, मतलब कम से कम अपना तो देखूं। नहीं, मैं ट्रांसफर करा गया फिर। अच्छा। जब मेरे वो बढ़ने लगी, मेरे को मैंने डॉक्टर को कहा रात को सिर में दर्द रहता है, 8 बजे ऑफिस जाऊँ सिर में दर्द रहता है। उसने कहा भाई साहब शुगर चेक कराओ। मगर अभी तो कराई थी 3 महीने पहले, मेरी 73 थी लोअर साइड में। अच्छा। फिर मिली 110। वो मैं फिर योगा वोगा करता हूँ तो अब मेरे को शुगर की कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मैं ये कहता हूँ स्ट्रेस मार देता आदमी को, इसलिए लाइफ में कभी स्ट्रेस ना लो। और मन में जो बात हो ना किसी के प्रति हो तो कह दो उसको कि भाई ये आपका व्यवहार ठीक नहीं है, चाहे बुरा लगे उसको, तो बुरा लगे, क्योंकि वो आपकी अंदर फिर वाइब्रेशंस नेगेटिव हो जाएंगी। आप कहोगे अंदर छिड़ते रहोगे, उसका फायदा क्या है। उसको कह दो कि भाई ये व्यवहारिक बात नहीं है, प्लीज मेरे साथ ऐसे बिहेव ना करें आप आगे से। कभी कोई ऐसा भी पानीपत में जैसे आप काम कर रहे हैं, कोई आपसे दुखी होकर ट्रांसफर करा गया हो, यार मैंने नहीं काम करना है, ऐसा हुआ है कुछ पानीपत? नहीं, ऐसा कभी नहीं है। क्योंकि मेरा ऐसा है, जब मैं किसी के साथ बिहेव करता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मैं उसकी जगह हूँ, वो मेरी जगह है। तो मैं हमेशा एक छोटा सा वृत्तांत बताता हूँ मैं आपको। मैं हाई कोर्ट में प्रैक्टिसिंग लॉयर था, तो मैं ट्रेन से जाता था शताब्दी से। तो उससे पहले कि मैं बताता हूँ, मैं स्टूडेंट था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो ग्वायर हॉल में रहता था मैं। तो सैटरडे संडे हमारा पास बनता था 3 महीने का, 12 रुपए का पास बनता था डीटीसी का, और 3 महीने का पास बनता था ट्रेन का 60 रुपए का। मतलब कितनी बार आओ जाओ। तो हम सैटरडे संडे आते तो वो 12 रुपए की टिकट थी। आप देखो ना, एक दिन में 24, एक चक्कर में 24 रुपए हो जाते थे। वो 60 रुपए का 3 महीने का बनता स्टूडेंट पास ट्रेन का। तो कई बार हम झेलम ट्रेन में जाते सुबह सुबह 9 बजे, वहां से 100 नंबर बस पकड़ लेते, तो नरेला ट्रेन रुक जाती थी। और वो हम जनरल डिब्बे में खड़े होते थे, वो बंद होते थे फौजी और उसमें, और वो अलाउड भी नहीं थे। जनरल डिब्बे होते थे उसमें खड़े होते, साइड पे पसीना पसीना गर्मी में। फिर ट्रेन चलती थी, कई बार रुक जाती थी, बोले क्यों भाई शताब्दी जा रही है। तो जब जाती थी तो व्यवहार का फर्क है। तो मैं देखता हूँ कि ये शताब्दी वाले एसी में बैठे हैं, इन बदमाशों को क्या जरूरत है, इस काले शीशे में बैठे हुए हैं। तो ब्लैकमेलर इस टाइप की बात निकलती थी। तो और हमें जाना है, हमें निकाल देते तो हमारे पसीने पसीना हो रहे हैं, हम पहुंच जाते। फिर वक्त बदला, फिर मैं शताब्दी में चलने लगा। तो कई बार हमारी शताब्दी रोक दी जाती थी कि जेलम आगे जा रही है। तो मैं कहता सोनीपत के बेटे का चलने वाले, इनको क्या जल्दी है, मैंने पैसे दे रखे हैं। तो वो उसका व्यवहार बदला मेरा, कि जिस पोजीशन में जब मैं था उसमें कुछ और सोच रहा था, जब दूसरी पोजीशन में कुछ और सोच रहा था। तो जब भी आप सोचो तो दूसरे की पोजीशन पे बैठ के भी सोचो। यदि कोई मेरे पास आता है तो वो एक्सपेक्ट करके आता है कि डीसी के पास जा रहा हूँ, कुछ ना कुछ करेगा। मैं उस टाइम डीसी ना बनूं, उस टाइम उस आदमी की फीलिंग लूं कि भाई ये क्या एक्सपेक्ट करके आया, तो आप जस्टिस कर पाओगे अपनी जॉब के साथ। कभी आप किसी का काम करवाते हो, मिठाई का डिब्बा भी लेकर आता जी, देखो जी डीसी साहब आपकी वजह से काम हो गया? हाँ, मैं मिठाई का डिब्बा आता है तो मैं मिठाई का एक टुकड़ा लेकर ना स्टाफ में बंटवा देता हूँ, उसको भी मुंह मीठा करा देता हूँ, स्टाफ में बैठवा देता हूँ, इतना स्टाफ है। और कभी उल्टा काम कराने के लिए ये नीचे से ये मेरा काम करता है, जो भी आते होंगे? नहीं आते, नहीं आते, अब वो पता चल गया है। एक बंदा आया था दिवाली पे फोन लेकर, नहीं तो बोला जी फोन है, मैंने डीसी उसको भी दिया, फलाने डीसी को दिया, उसको दिया, ऊपर दिए। मैंने कहा मेरे को फ़ोन की ज़रूरत नहीं, मेरा तो अपना फ़ोन है, मैंने परचेज कर रखा है, सॉरी। बोला जी मैंने दुकान खोल ली है आईफोन की बढ़िया, तो एक फ़ोन आपके लिए लिया था, वो मैं मना कर दी। सर आपको लगता है कि सिस्टम बदल सकता है ये सारा? क्योंकि आमतौर पर जो सरकारी अधिकारी हैं, जिस पोस्ट पे आप बैठे हैं, या तहसीलदार हो गए या आईपीएस हो गए,
करप्शन का जो बोलबाला रहता है, अभी सरकार में तो चलो ठीक है, थोड़ा सा कंट्रोल है, जैसे ही उनके पास शिकायतें पहुंचती है तो सीधा अरेस्टिंग हो जाते हैं। आपको लगता है कि सिस्टम बदल सकता है ये देश का? देखो मतलब ऐसा है, सिस्टम बदलेगा। आज मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रांसपेरेंसी इस लेवल पर चली जाएगी। अब आपको ये तो पता चल जाता है ना कौन आदमी पैसे ले रहा कौन नहीं ले रहा। जब ये बात पता चल जाती है, ऊपर भी पता होती है, सरकार को भी पता होती है। अब आपको ये पता है भाई डीसी पैसे नहीं लेता, तो मेरी बोली लगाने वाला कोई नहीं होगा कि भाई वो पैसे नहीं लेता। और मैंने अपने आप से एक कमिटमेंट है मेरी कि भाई जिंदगी में जब कुछ भी हो जाए पैसा नहीं लेना। तो पता चल जाता है अफसर का, ये पैसे लेता है, ये पैसे नहीं। इवन मैंने अपने अफसरों का पता नीचे, ये पैसे लेते हैं, ये नहीं लेते हैं। तो वो आपको सारा पता होता है। अब जैसे मैंने निगम में ठीक ठाक करने की कोशिश की, ठीक ठाक हो रहा है ना, तो मैंने कोशिश ये करी कि कोई ठीक ठाक अफसर लगवाऊं। तो ठीक ठाक अफसर अभी भी जमीर बचा हुआ कुछ चंद लोगों का, जिससे सिस्टम चल रहा है। पर ये डेटरेंट वेपन जो यूज कर रही है सरकार, वो बहुत बढ़िया है, ताकि वे जो पकड़े जाते हैं ना, वो दूसरों को भी एक वो देते हैं कि भाई पैसे लोगे तो अब पता चल जाता है, आप अरेस्ट हो जाओगे, कोई फायदा नहीं। और पैसे में उस आदमी की आत्मा को चैन भी नहीं मिलता, रात को सो भी नहीं पाता। अब आपके घर में 5 लाख पड़े हैं, अकाउंट नहीं पड़े हैं, तो कैसे सो पाओगे? मैं कहता हूँ ज्यादा पैसा यदि आपके पास मैं 100 करोड़ पे दे दूं और आप रात रो, आपको नींद नहीं आएगी कि कहाँ से आएंगे? इनकम टैक्स की रेट पड़ेगी, बाई चांस कोई आ गया तो आपने डबल देने पड़ेंगे, विद 60 लाख और ऊपर से 60 और देने पड़ेंगे। तो ज्यादा पैसा भी कोई अच्छी बात नहीं। पैसा इतना होना चाहिए आदमी इज्जत से दाल रोटी खा ले अपने। एक्सेस ऑफ मनी सबसे जरूरी क्या है जिंदगी में? स्वस्थ शरीर। दूसरा आपका कैरेक्टर, कि यार वो इस टाइप की हरकत नहीं करेगा। आपके बारे में लोगों को महसूस होना चाहिए कि भाई वो इतना नहीं करेगा, वो इस लेवल पर जाके किसी की वो नहीं करेगा। तो वो कैरेक्टर भी बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद पैसा, आप बीमार पड़े हो, आप मेरे बेड पे पड़े हो, बेड रिडन हो, आपके पास 1000 कोरोना में देखा ही सब पैसा धरा का धरा रहे। 1000 करोड़ पड़े हैं, उसका क्या फायदा आप जब यूज ही ना कर पाओगे? पैसा वो होना चाहिए जो यूज करते हो आप। पैसा वो नहीं है जो आपने स्टोर कर रखा है, वो तो छोड़ के जाओगे। तो ये जब आपके ऑफिसरों के साथ ये बात होती है, ये जो चीज आप कह रहे हैं, ये बातें हमने करी है, तो कुछ समझ भी आती है ये चीजें। मैं कई मंडी बोर्ड में हम थे, मैं डॉक्टर अवतार सिंह होते थे, आईएएस डेड ऑनेस्ट अफसर थे, 86-7 बैच के। तो बात करते थे, कुछ को तो पल्ले पड़ जाती, कुछ ये कहते थे इन्हें बाबा क्यों नहीं बन जाते, ये इतने प्रवचन दे रहे हैं ये। देखो तेली ने तेल की, मुसद्दी ने खल की। अब जिसको जो है ना, वो एक छोटा सा वो बात है, वो एक गरीब से पूछा 2 और 2, बोला 4 रोटी। उसको रोटी की बात थी। जो करप्ट है वो नहीं सुनेगा प्रवचन। जो समझदार आदमी जो नया आया सर्विस में, वो मोल्ड हो जाता है मेरे से। जो नया सर्विस में मेरे साथ ट्रेनिंग कर लेता ना, उसको मैं बहुत बढ़िया समझा देता हूँ। वो नहीं करते कि भैया शुरू में आपकी इमेज बनानी बात है, एक बार आपने कर दिया ना, एक बार आत्मा चली गई तो बड़ी मुश्किल से रिवाइव हो पाएगी। जब आपकी आत्मा गिरने लग जाती ना, जब भी आप कोई गलत काम करते हो तो आपकी दिल दाड़ दाड़ करता है। सपोज करो आप मेरे घर आ जाओ, आप चोरी से कुछ चीज उठा लो, आपके दिल की हार्ट बीट्स बढ़ जाएंगी। आप पहली बार रिश्वत लोगे, हार्ट बीट्स बढ़ेगी, दूसरी बार बढ़ेगी। आपकी आत्मा गलत कर रही, बता रही है, इसलिए हार्ट बीट्स बढ़ती। फिर आप हैबिचुअल हो जाओगे किसी भी काम में, चाहे चोरी हुई, चाहे डकैत हुई, चाहे चोर अफसर बने आप, ये फिर आपकी आत्मा मर जाएगी सच। फिर आप किसी की नहीं सुनोगे, क्योंकि आत्मा तो रही नहीं आपकी। ये बात ठीक है। कई बार ऐसा होता है कोई आपके दिमाग में, यार आज मैंने सारा दिन में कोई काम किया लेकिन एक काम मेरे से गलत हो गया, कभी हुआ पछतावा कि ये मेरे को काम नहीं करना चाहिए था? नहीं, ऐसा है, वो करने से पहले हो जाता था। अब विद द एज नहीं होता। जवानी में तो हो जाता था कि भाई लगाओ इसको, चाटाओ, ये मारो। अब नहीं होता, क्योंकि विद द एज आदमी, उसके बाद ये है कि भाई विद द एज आदमी समझ जाता है कि वो कहाँ पे खड़ा है। पोजीशन धरी की धरी रह जाती है, जैसे कहते हैं ना फूफा, फू और फा। जब फू निकल जाती है तो फा कह रहा है क्या? आदमी का मतलब समझ में आ जाता, आदम, दम आ गया तो आदम है, और दम नहीं आया तो मिट्टी। यदि कोई आदमी मर जाता, सुबह मर जाता, 10 बजे तक काम कर देते हैं उसका, रात को मरते थे सुबह भी 9 बजे तक निपटा देते हैं। सुबह 10 बजे मरे, शाम तक निपटा देंगे। तो कितना प्यारा आदमी हो। तो आदमी की कहानी क्या है, ये हम समझ ही नहीं पाते।
हम अपनी पोजीशन पे इतना इतरा जाते हैं कि ये बातें समझ ही नहीं पाते। जाना सबने है, देखो ये तो शाश्वत सत्य है। तो ये चीजें माइंड में रख के आप चलते हो तो आप करप्शन नहीं करोगे, आप कोई बदनामी नहीं करोगे। ये होती है ऊंच आत्माएं, नीच आत्माएं। यदि सारी ऊंच आत्माएं होंगी तो कुछ नहीं होगा। पर हमेशा लोभ, यश अपयश साथ साथ होते हैं, लाभ हानि साथ साथ होते हैं। ये सारी बुराई और अच्छाई साथ साथ होती है। तो बुरी आत्माएं भी हैं इस धरती पे, अच्छी आत्माएं भी हैं। तो आप जितना परोपकारी बनेंगे उतना आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। किताबें पढ़ते हैं आप? हाँ पढ़ता हूँ, मैंने सारे वेद पुराण शास्त्र पढ़ रखे हैं। वहीं से इतना ज्ञान जो है आप यानी समझ में आ गई है कि आत्मा क्या है। जब आप सोचते हो तो मंथन करोगे, चिंतन करोगे, एक स्टेज में आप जब मंथन चिंतन करोगे तो आपको मौत से डर लगना बंद हो जाएगा कि क्या होगा, जाना कहाँ है। आप सोचो, यात्रा तो करनी है, इसके बाद क्या है उसके बारे में जितना आप मंथन करोगे, गूढ़ चिंतन करोगे, तो आपको अपने रहस्य खुद पर दर पर खुलती रहेगी। तो आप भय मुक्त होगे। कई आदमी देखे होंगे कि जब उनके प्राण निकलते हैं तो उनके चेहरे पे ऐसा लगता है कि मतलब दुख के भाव नहीं। क्यों है तो वो समझ जाते हैं। और कुछ क्या होते हैं कि मतलब आप कहीं होगी, देखो आप मौत कैसे होती है। कोई बहुत अच्छी मौत मरते हैं, जैसे आपने देखा स्टेज पे बोलते बोलते आदमी चला गया, नाचते नाचते चला गया। तो देयर इज ए, मैं धर्म पे विश्वास नहीं करता, कास्ट में विश्वास नहीं करता। देयर इज ए सुपर नेचुरल पावर जो हम सबको कंट्रोल कर रही है। ये जो प्रवचन करने वाले जो बाबे हैं इन पर विश्वास भी नहीं करते ना, मैं कभी जाते भी नहीं? तो मैं कभी नहीं जाता, मेरा कोई गुरु नहीं है। किससे प्रभावित हो आप? मैं किसी से प्रभावित नहीं हूँ, बस वेद शास्त्र है वो पढ़ लिए। प्रभावित किससे हूँ, ऐसा है, चार तरह की बात होती है। जो सबसे पहले इंजीनियर में निकल जाते हैं वो तो डॉक्टर वगैरह बन जाते हैं। फिर जो इंजीनियर में नहीं निकलते वो सिविल सर्विसेज में निकल जाते हैं। कुछ इंजीनियर से भी सिविल सर्विसेज में आ जाते हैं। आईआईटी से लड़के जो आते हैं, एम्स से जो लड़के आते हैं आईएएस में आते हैं। कुछ यहाँ आर्ट्स में आकर आईएएस में चले जाते हैं। आदमी का पावर नेचर होता है टू ग्रैब द पावर, तो वो सर्विस में आ गए। फिर जो पंचायती होते हैं तो पढ़ाई कम करते, पंचायत में ज़्यादा रहते हैं, चुनाव में ज़्यादा रहते हैं, वो नेता बन जाते हैं। और जो कुछ भी नहीं करते निठल्ले, वो बाबे बन जाते हैं। आप बताओ, किसी बाबा की हिस्ट्री पढ़ के देखो आप, किसी बाबा ने कोई चमत्कार किया हो, कोई जिंदा। तुलसीदास था, वो देखो संत होते हैं, वो तुलसीदास था। तो तुलसीदास ने एक आदमी को जिंदा कर दिया। तो जहांगीर ने भेजे उसको कि मैं अपने नवरत्न बनाऊंगा इसको। तो तुलसीदास ने कहा जी मैं तो अपने राम का भक्त हूँ। तो उसको बंदी बना लिया। बंदी बना लिया तो उसने हनुमान चालीसा की उस टाइम रचना की थी तुलसीदास ने जेल में। जब पूरा हनुमान चालीसा लिखना शुरू किया, और वो उसके बाद वो हनुमान का वो जो है कि बाल समय रवि बख्श लिए तब तीन लोक भय अंधियारो, हनुमान चालीसा के बाद वो हनुमान का वो है ना, तीनों लोक भय अंधियारो, त्राय से त्रास भयो जग कोई संकट आलन टाले जगत न टालो। तो उस टाइम इतना बड़ा भूकंप आ गया कि सारा वो हिलने लग गया। तो उन्होंने कहा जी क्या हो गया, बोले जी तुलसीदास को आपने बंदी बना रखा था, उसको रिहा कर दिया था। तो ऐसे संत भी हैं। कई बार वाल्मीकि था जैसे संत, कितना बड़ा संत था, डाकू था फिर संत बना जब आदमी की बुद्धि ठीक हो जाती है। ऐसे ही ये अपने ये थे तुलसीदास की जो मैं बता रहा हूँ, इनकी वाइफ रत्ना थी। तो ये उसके प्यार में इतने प्रभावित थे कि एक बार अपने मायके चली गई। तो ये उससे मिलने नदी पार करके मिलने पहुंच गए। और वहाँ एक रस्सी लटकी हुई थी, वो थी सांप, वो वैसे उसको पकड़ के चढ़ गए। तो जब एक श्लोक से उसने अपनी जिंदगी चेंज हो गई इसकी, तुलसीदास की। वो श्लोक आपको मैं बताता हूँ। वो कहती लाज ना आई आपको जो दौरे आए साथ, दिख दिख ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ। अस्थि मरम चरम देही तामे ऐसी प्रीति
ऐसी प्रीति राम बब तब होती ना बब बीती। कि राम से यदि इतनी प्यार होता, मेरा शरीर तो अस्थि मरम चरम देही, चमड़े का हड्डियां का चमड़े का शरीर बना, उसमें इतनी प्रीति है। यदि इतनी प्रीति राम में होती तब होती ना बब बीती, भव सागर पार करने में डर नहीं लगता। उस एक बात से उसका जीवन ही बदल गया और वो अपने दुनियादारी छोड़ के और संत बन गया। संत को आने की जरूरत नहीं है। तो इसका भी मैं एक आपको, इसलिए मैं बाबाओं के नहीं बताता। आप भी संत बन सकते हो, मैं भी संत बन सकता हूँ, ये काम करते करते। इसका एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। एक ऋषि, एक बंदा अपने परिवार को छोड़ के छोटी उम्र में और भगवान की पूजा करने लग गया। एक टांग पे खड़ा होकर उसने बहुत पूजा की, प्रभु की पूरा। एक दिन उसने आँख खोल ली तो चिड़िया जा रही थी, उसकी आँख के उससे चिड़िया बस मुंह के नीचे पड़ गई। तो उसने सोचा भाई तो बहुत बड़ा ज्ञानी ध्यानी हो गया। तो वो वहाँ चला गया। एक मतलब जैसे बाबे आते हैं यहाँ पे दिखाने के लिए आप लोगों को, तो वो आ गया शहर में। तो एक जाके अलग जगह ही भिक्षाम देही। तो जैसे उसने भिक्षाम देही की बात करी तो औरत ने कहा महाराज मैं तो अपने पति, मेरा पति कोडी है, मैं पंखा झेल ले उठूंगी तो ये नींद उकट जाएगी, आप आगे ले लो भिक्षा। उसको अपनी बड़ी बेइज्जती महसूस हुई। उसने वो आँख खोली उसकी तरफ। उसने कहा मैं कोई जंगल की चिड़िया नहीं महाराज, मैं सती औरत हूँ। तो वो उसके पैरों में पड़ गया कि जंगल की चिड़िया की बात तो मैं नहीं पता था। तो उसने कहा ज्ञान दे। उसने कहा ज्ञान तो वो देगा। वो अपने जो होते थे ना कसाई का काम करता था। तो उसके बट्टों पे कृष्ण भगवान के फोटो आ जाते थे। तो लोगों ने एतराज किया कि वो है सदन कसाई। तो उसने कहा जा सदन कसाई के पास जा। तो सदन कसाई, उसने कहा आ गया सती का भेजा हुआ। उसने सोचा इसको ये भी पता है। तो उसने देखा सारे दिन उसने मुर्गे बकरे काटे और वो अपने शाम को गया, बच्चों की वाइफ थी नहीं, माँ बाप को खाना खिलाया, बच्चों के लिए खाना बनाया, अपने सो गया। तो बोले जी आप क्या कर रहे हो? बोले मैं अपना कर्म कर रहा हूँ कि मेरे को कसाई का जॉब मिली हुई, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, पर मेरी आत्मा नहीं मानती है कर्म करते हुए। तो इसलिए भगवान, मतलब आप कोई भी कर्म कर रहे हो ना, आपके साथ मतलब भगवान की उसकी मान के आपको कर्म कर रहे हो तो वो पूजा ही है। इसलिए कहते हैं कर्म ही पूजा है। तो आप यदि कर्म कर रहे हो तो कोई एहसान नहीं कर रहे, भगवान की उसकी राह पे आप मंजिल की तरफ बढ़ रहे हो। यही चीज़ जो है बाबे स्टेज पे बैठ के कोई 51,000 कोई 51 लाख ले जाते इतना बोलने में ही। नहीं वो देखो ऐसा है, आप जब ग्रंथ पढ़ लोगे ना और शास्त्र पढ़ लोगे तो आपको सारा समझ में आ जाएगा कि है क्या। अब शास्त्र भी आपको, मैं शास्त्रों में भी विधि का विधान और जो मैं आपको बताता हूँ, जब आदमी मरता तो गरुड़ पुराण है एक शास्त्र। तो गरुड़ पुराण में ये कहते हैं कि पिंड दान करो नहीं तो आत्मा को वहाँ वो बड़े बड़े मगरमच्छ आपको खा लेंगे, फलाना खा लेंगे। ये गरुड़ पुराण कहता है। और गीता क्या कहती है? नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दैती पावके न चैनम कलदंत न शोषित मारुते। कि शस्त्र काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता और हवा सुखा नहीं सकती। ये आत्मा है। आत्मा को शस्त्र भी नहीं काट सकता। जब शस्त्र नहीं काट सकता वो पिंडदान की इस बात के गरुड़ पुराण नहीं मिलेगा। पर गीता कोई बुक नहीं है। गीता कोई बुक नहीं है। गीता भगवान का एक मैसेज था 1 to 1। वो तो ट्रांसलेट हुआ, वो तो उसको दिव्य दृष्टि मिली हुई थी। तो जो ज्ञान दिया गया कि संजय उवाच, संजय आपने बार बार देखा हो संजय उवाच, तो बता रहा है उसको संजय को दिव्य दृष्टि थी, वो उसको बता रहा था धृतराष्ट्र को। तो वो आंखों देखा, जैसे आप मैच देख रहे हो, उस टाइम भी टेक्नोलॉजी होगी तो लाइव टेलीकास्ट था। तो वो लाइव टेलीकास्ट उन्होंने फिर नोट कर लिया कि भाई ये श्लोक बोले, ये श्लोक बोले, ये श्लोक ये अर्जुन ने बोले, ये कृष्ण भगवान ने बोले। तो इस टाइप के श्लोक हैं। तो मैं तो यही कहूँगा इस मंच के माध्यम से कि सब अपना काम ठीक ठाक करें। प्रभु के मतलब जो एक सुपर नेचुरल पावर, में ये नहीं कोई धर्म की बात नहीं करता, एक सुपर नेचुरल पावर है। और ये देखें कि हमें जाना कहाँ है, हमारी अंतिम यात्रा कहाँ है। यदि किसी को संत बनना है, आप
एक फ्रॉम अटैचमेंट टू डिटैचमेंट। आप 3 साल शमशान घाट में कोई भी मरे ना, उसको एक लकड़ी डालो। यदि आप 3 साल ये कर लोगे ना, सुबह सुबह जाओगे, पूजा ना करके वो कर लोगे, तीसरे साल के बाद 1000 दिन के बाद आप इस संसार में छोड़ के चले जाओगे। ऐसा भी? हाँ, विरक्ति की भावना इतनी हो जाएगी कि कुछ नहीं है, सब कुछ। आपने शमशान घाट में पढ़ा होगा, आप तेरी यात्रा यहीं से स्टार्ट होती है, अकेली यात्रा तो वहीं से ही है ना। जिनको आप साथ मान के चल रहे हो वो तो यहीं रह गए। यात्रा तो आपकी अकेली है ना वो, और यात्रा के बारे में आपको कुछ पता नहीं। अब जैसे आपने विदेश जाना है, आप डॉलर लेके जा रहे हो, यूरो लेके जा रहे हो, अपना पासपोर्ट लेके जा रहे हो, टिकट ले, तो आपने पता ही ये चीजों की जरूरत है। उस यात्रा के बारे में तो कुछ भी नहीं पता कि जरूरत कहाँ है। तो उसमें तो यही है ना कि जो आप अच्छा कर सकते हो, जब आपको पता ही नहीं तो कम से कम ये है ना, बुरा ना करो किसी का। अच्छा कर सकते तो अच्छा कर दो, बुरा तो मत करो। बुरा क्या होता है, जब आपके आत्मा को फील होने लग जाता है। शुरू में तो फील होता है, बाद में फील होना भी बंद हो जाता है, क्योंकि कहते नहीं इसकी तो आत्मा मर गई। पर चलो ये चर्चा की बात थी। चलिए, डीसी साहब हमारे साथ थे, बड़ा अच्छा लगा, और पता नहीं कैसे टाइम जो है बीत गया। और भी बातें जो है करते रहते, लेकिन समय, पॉडकास्ट का भी समय उतना है, और डिप्टी कमिश्नर के पास क्योंकि समय की थोड़ी सी दिक्कत रहती है। तो आपको क्या चीज़ें जो हैं डीसी साहब की अच्छी लगी, और क्या और पूछना चाहते हैं अगले इंटरव्यू में हम दोबारा इनको बुलाएं तो हम क्या चीज़ें उनसे पूछ सकते हैं? कमेंट बॉक्स में जो है अपनी बात जो है हमें जरूर लिखें। नमस्कार।